ये हमारा थियोरेटिकल प्रॉब्लम नंबर 7 होने वाला है। अब इसमें हम कौन सा प्रॉब्लम बनाने वाले हैं, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। वेक्टर अलजेब्रा 3 में, जो कि तीसरा लेक्चर है वेक्टर अलजेब्रा का, उसमें हमने प्रूफ किया था कि 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पोजीशन वेक्टर का या किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कैसे फाइंड करते हैं। वहाँ पे हमने एक सिंपल फिगर बनाया था, एक राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था जहाँ की 3 एक्सिस थे, राइट, 3 डायमेंशन थे x, y और z। तो उस फिगर को बना के हमने उस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूव करा था कि what is the magnitude of a vector in 3 dimensional space. We are going to actually prove the same theorem, and that particular theorem is our theoretical problem number 7 for today's class. अभी के लिए वही हम प्रूव करने वाले हैं, बट इसमें नया क्या है, इसमें नया थोड़ा सा फिगर का अप्रोच है। जो फिगर हमने कल देखा था, कल मैंने आपको इस तरह से हाथ से ये एक्सिस बना के आपको इस तरह से दिखाया था और आपसे कहा था कि इमेजिन करिए थोड़ा। अब चलिए आज क्या करते हैं, उसी इमेजिनेशन को इस बोर्ड पे बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये जो फिगर है जो अभी मैं बनाने वाला हूं, इस फिगर से आप और अच्छे से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर थ्योरम को, उस पर्टिकुलर प्रूफ को समझ सकते हैं या नहीं। अब ये जो फिगर है ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा 3 डायमेंशनल सिस्टम को समझने पे, कि किस तरह से जब एयर में कोई चीज़ होता है और ऑफ कोर्स वो 3 डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में होगा, उसी प्लेन में कहीं पे होगा, 3 डायमेंशनल प्लेन में, तो वहाँ पे आपको इमेजिन करने में डेफिनेटली ये फिगर हेल्प करने वाला है। इसको आप देख के ऐसा कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेम। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, if a vector A is equal to, if a vector A is given by vector A is equal to AXI plus AYJ plus AZK, prove that the magnitude of vector A is the magnitude of vector A is equal to square root of AX square AY square plus AZ square। यही था, यही तो मैग्नीट्यूड होता है ना। तो इसी को हमने प्रूफ करा था पिछले क्लास में भी, और यहाँ भी हम यही करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा फिगर डिफरेंट होगा और कुछ भी नहीं, और वो इसलिए क्योंकि ये फिगर आपके ज़्यादा समझ में आने की संभावना है। ठीक है, पिछले वाले क्लास को देख के जिन्होंने समझा, डेफिनेटली वेरी गुड, क्योंकि वो भी मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी कि आपको ठीक से समझा पाऊँ। यहाँ पे उसी का थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेते हैं, एंड द अप्रोच वाज डिफरेंट एज आई सेड इन टर्म्स ऑफ जस्ट फिगर। चलिए, तो सबसे पहले तो हम अपना 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पे AXI is the vector component of vector A along the positive x direction. Similarly, AYJ and AZK respectively are the vector components of the same vector A along the positive directions of y axis and z axis. ठीक है, चलिए भाई, और AX, AY और AZ सिर्फ जो है इस वेक्टर के कंपोनेंट्स है along the positive directions of x, y and z axis respectively. बेसिकली AX, AY और AZ वेक्टर A का जो हेड है उसका कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ से पहले तो यहाँ लिख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये हमारा ऑरिजिन है। यहाँ से क्या करते हैं, वाई के पैरेलल में एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और एक्स के पैरेलल में यहाँ से ये लाइन हम पैरेलल में थोड़ा सा और इसको इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। एक्स के पैरेलल में हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्या करते हैं, जेड के पैरेलल में यहाँ से इस तरह से हम एक लाइन को हमने ड्रॉ किया और अब यहाँ से एक्स के पैरेलल में एक और लाइन इसमें हम ड्रॉ करेंगे। एक्स के पैरेलल में ध्यान दीजिए, ठीक है, एक्स के पैरेलल में है ये भी लाइन। यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से एक पैरेलल वाई के हम ड्रॉ करेंगे और ये कहां तक करेंगे, ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना यहां तक, और यहां से एक जेड के पैरेलल में लाइन लेके यहां पे इसको हमने चिपका दिया। चलिए भाई, अब यहाँ से भी हम एक y के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे और ये कहाँ तक करेंगे हम, ये करेंगे हम इस पॉइंट तक। यहाँ से बनाना नहीं है, माफ करिएगा, इस पॉइंट तक। अब चलिए अब ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, इसको अब हम इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये भी आपका x के पैरेलल में हो गया। डेफिनेटली एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, जो इसको समझना है समझ लीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्यूब है इसी का एक जो साइड है, ठीक है, उसके तरफ x है, एक के तरफ y है एंड रेस्पेक्टिवली एक के तरफ z है। अब एक काम करते हैं, हमारा जो ये वेक्टर a है इसको मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है। कहाँ तक इसको मान लें, इसको मान लीजिए आप एक वेक्टर a को यहाँ तक, ये पॉइंट P है। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है ax, ay और az। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, कल के लेक्चर में जो मैंने कहा था, जब इस थ्योरम को हम प्रूव कर रहे थे, तो आपको कहा था कि अपने रूम के किसी एक साइड, एक कॉर्नर जो बॉटम कॉर्नर है, उसको आप ऑरिजिन समझिए। तो यहाँ पे आपके उस रूम का ऑरिजिन है, उस कॉर्नर का ऑरिजिन है। उस कॉर्नर से जो एक दीवार जा रहा है उसको मैंने y एक्सिस कर लिया, उसके परपेंडिकुलर एक और जाएगा उसको मैंने x मान लिया, और ये z ऊपर है। तो ये जो ये पॉइंट P है ये कहाँ पे है, एयर में है कहीं पे, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है इसको आप अपने रूम का सीलिंग समझ लीजिए, छत समझ लीजिए। तो P कहाँ है, एयर में है, दिख रहा है आपको। दैट मीन्स ये साफ साफ है, यहाँ से क्लियर है बहुत कि जो ax क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट P का, ay इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है और az इसी पॉइंट P का z कोऑर्डिनेट है। अब चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस पॉइंट को, ये डेफिनेटली ग्राउंड है, आपके रूम का बॉटम है, फ्लोर है, इस फ्लोर पे इस पॉइंट से, एकदम इस पॉइंट से सीधे इस पॉइंट C पे, वेयर C इज द पॉइंट ऑन योर फ्लोर, एब्सोल्युटली वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन P से एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अब अपने इस फिगर को भी देखिए और अपने किसी रूम के कॉर्नर को भी इमेजिन करिए, और इस C से जब ऑरिजिन को मिलाएंगे इस लाइन, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दीजिए, पॉइंट और वहां से सीधे लाइन आपने ऑरिजिन तक मिलाया और P से उस पे एक सीधे परपेंडिकुलर लाइन है जो कि ये PC है। तो ये परपेंडिकुलर होगा ना होगा, डेफिनेटली होगा। अब y और x तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जो पॉइंट है, जो ऑरिजिन है, आपके रूम का जो कॉर्नर का ऑरिजिन हमने कॉर्नर को माना है,
तो x और y जब देखेंगे तो वो तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। तो अब देखिए जो कंपोनेंट्स होता है वेक्टर का, अब ये वेक्टर यहां पे है तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो इसी पॉइंट C तक बनेगा। जो इसका y कंपोनेंट होगा उसका जो लेंथ होगा डेफिनेटली x से लेके यानी कि ओरिजिन से लेके इस पॉइंट C तक होगा। अगर इस पॉइंट C को हम इस x में मिला दें तो ये भी तो परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि y और x परपेंडिकुलर है, तो ये जो है y के पर पैरेलल है, इसको मान लेते हैं q, तो ये QC y के पैरेलल है, तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये क्या हो गया, यही तो हो गया आपका AY J, क्योंकि भाई जो कंपोनेंट बनेगा वो यहीं तक बनेगा, इसी पॉइंट तक बनेगा, क्योंकि ये सीधे P से एकदम ग्राउंड पे सीधे है ये, तो ये y कंपोनेंट तो यहीं तक बनेगा। अब डेफिनेटली जो x कंपोनेंट है वो यहीं तक बनेगा, राइट। ये हो गया आपका AXI, ठीक है भाई। तो ये क्या है, ये डेफिनेटली आपका z कंपोनेंट होगा, ये पूरा क्या होगा, z कंपोनेंट होगा। तो ये हो गया AZ K। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे तैयार हो गए हैं। सबसे पहला जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ध्यान से देखिए, वो है आपका OQC at Q the right angle is। एक और राइट एंगल ट्रायंगल आपका तैयार हो गया है, वो कहां पे है, PC यानी कि C पे, अगर C यहां है तो P यहां पे होगा और ये होगा क्या, O। अब आपके समझ में आ रहा है कि उस दिन मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था आपको। चलिए, तो ये हो गया दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जस्ट अप्लाई द पाइथागोरियन थ्योरम एंड योर प्रूफ विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए भाई, फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल OQC we have OC square is equal to OQ square plus QC square। Also from right angled triangle OPC, याद रखिएगा ये पाइथागोरियन थ्योरम है, वही मैंने अप्लाई किया है। अब हर जगह तो वो कॉमन सी चीज लिखूंगा नहीं मैं, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OPC क्या हो जाएगा आपका, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। एडिंग बोथ, ये 1 ये 2, एडिंग 1 and 2 we get OP square plus OC square is equal to OQ square plus PC square plus OC square plus OQ square plus QC square। अब देखिए भाई, OC स्क्वायर और OC स्क्वायर कैंसिल हो गया, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। OP क्या है आपका, OP तो यही वेक्टर A है हमारा, यही वेक्टर A है, यानी कि जो OP है वो क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PC। अब ध्यान देना है हमें, PC हमारा क्या है, Z कंपोनेंट है। अब यहाँ पे वेक्टर तो हमें लगाना नहीं है क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम सिर्फ AZ लिखेंगे, ये जो
कंपोनेंट है इस वेक्टर ए का, z कंपोनेंट जो है, या फिर ऐसा कह लें कि z कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट P का, तो ये हो गया az। पेन से तो मैं परेशान ही हो जाता हूँ। az स्क्वायर प्लस ओ क्यू एक्स ax, यहाँ भी लिख देता हूँ, देखिए ओ क्यू क्या है हमारा ax, क्यू सी हमारा ay, पी सी हमारा az, और सी ओ तो खत्म हो गया है, यहाँ पे कट गया है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए भाई, तो देखिए az स्क्वायर प्लस ओ क्यू क्या है आपका ax प्लस क्यू सी क्या है आपका ay स्क्वायर। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहीं से नीचे कंटिन्यू करना है हमें। देयरफॉर a इज इक्वल टू, इसी मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ a ऐसा लिख सकते हैं ना। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसको सिर्फ हम इतना लिख सकते हैं, और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ a मैग्नीट्यूड को। चलिए, तो वही मैंने यहां लिख दिया a। चलिए, इसको मैग्नीट्यूड है, मैं पूरा ही लिख देता हूं, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ही ना करें। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। नाउ अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि C जो ग्राउंड पे है, वहां से जब ये लाइन खींचेंगे ओरिजिन पे, तो एक क्यों परपेंडिकुलर होता है, और ये लाइन जो CQ है, ये तो डेफिनेटली y एक्सिस है और x पे गया है, तो ये तो परपेंडिकुलर है दोनों, x और y, क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें हर एक एक्सिस अपने जस्ट बाद वाले एक्सिस के, अपने जस्ट पहले वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। x एंड y आर परपेंडिकुलर, y एंड z आर परपेंडिकुलर, z एंड x आर परपेंडिकुलर। So that is how we can observe things here. ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो यही हमारा है थियोरेटिकल प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, आज शाम को मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा वेक्टर में आगे का सब कुछ है, जैसे कि लीनियरली डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स, कोप्लेनर, कोलिनियरिटी, ये सारा कुछ हम आज शाम को पॉसिबली देख लें। अगर शाम को मैं नहीं करा पाया क्लास, तो कल तो डेफिनेटली दोपहर तक मैं करा ही दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं शाम तक ही ये करा के फिनिश कर दूं आज। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर प्रूफ। 3 डायमेंशंस में कोई वेक्टर इस तरह से दिया हुआ हो तो उसका मैग्नीट्यूड आप इस तरह से फाइंड करते हैं। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है बेसिकली। ठीक है, लेकिन प्रूफ देखिए, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू हैव टू प्रूव द थ्योरम्स। थ्योरम्स को प्रूव करना जरूरी है, और कभी कभी क्या होता है ना, जो सबसे आसान प्रॉब्लम होता है उसको हम छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, सबसे आसान प्रॉब्लम कभी कभी सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, तो सबसे आसान प्रॉब्लम को भी उसी डिटेल से आपको बनाना चाहिए जिस डिटेल से आप बड़े प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। याद रखना है इस बात को। ठीक है, चलिए, बिकॉज दोज इजियर और इजीएस्ट प्रॉब्लम्स आर योर रूट, आर योर बेस to solve tough or so-called advanced problems. That is the reason why you have to pay a very careful attention on those easier problems. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। कर लीजिए एक बार और, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। चलिए, so that's it for theoretical problem number 7. See you in the next class. Thank you.